चलिए बेटा, तो हमारे पास हमारा चैप्टर आ रहा है रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9। और जैसे कि आप देख सकते हैं कुल मिला के इसमें 8 टॉपिक्स आपको सामने मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी में ये पार्ट एलिमिनेटेड है, वो डायरेक्ट उन्होंने यहाँ से जंप किया है। तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी का सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं वो जैसे ये 9.8 है तो वहाँ 9.7 आता है, ये 9.6 आता है, इस तरह से। तो ये अलग अलग इसके टर्मिनोलॉजीज तुम्हारे को सामने देखने को मिलेंगे। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मगर हमको तो हमने देखा सिलेबस देखा है नीट का, तो उसमें रिफ्लेक्शन करके पार्ट बोला हुआ है ना। अब रिफ्लेक्शन बोला है तो वो कहीं इसने स्पेसिफाई नहीं किया ओनली ड्यू टू स्फेरिकल मिरर या ओनली ड्यू टू द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन है मतलब कॉमनली दोनों कवर कर रहा है। और आखिरी में अगर आपने उसके सेकंड वाला पार्ट अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो स्फेरिकल मिरर करके मेंशन है, तो जाहिर बात है कि वो प्लेन मिरर से रिलेटेड हो सकता है करके, तो हमको तो लेना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा सीक्वेंस को मैंने चेंज किया। तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, बहुत कुछ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर ज्योमेट्री अच्छी है आपकी तो ये चैप्टर आपको आसान जाएगा। और अगेन अपनी तैयारी देखो, इसमें बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ मतलब देखा जाए तो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मगर स्टिक टू योर पार्ट, अपना टाइम जो है वेस्ट मत करो। अभी फिलहाल अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एडवेंचर करो और ज़्यादा नॉलेज हासिल करने के चक्कर में और भी कुछ पढ़ो। आप अपने नीड्स से रिलेटेड पार्ट पे फोकस करिए। जेई के क्वेश्चंस में आप जाओगे तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, है ना, मगर उतनी दूर नहीं जाना है आपको। जेई के स्टूडेंट्स को जाना है बिल्कुल जाइए, मगर नीट के स्टूडेंट्स को उतना दूर नहीं जाना है। क्योंकि मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ अभी, जिससे आपके जूनियर्स में इश्यूज़ आ रहा है, मतलब ठीक है मैं उनको रोक नहीं रहा क्योंकि उनके पास टाइम है, वो स्टूडेंट्स नीट से ज़्यादा जेई के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं मेरे पास, है ना। तो वो उस पार्ट के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। मैं उनको बार बार हालांकि बोल रहा हूँ साथ में, बेटा आप थोड़ा नीट ओरिएंटेड ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और इसी वजह से उनका टेस्ट में स्कोर डेवलप नहीं हो पा रहा। वो जेई के क्या कर रहे हैं, नीट का थोड़ा सा अलग मेथड है, जेई का थोड़ा अलग मेथड है। तो वो जेई की क्वेश्चन पे इतना फोकस कर रहा है, उस पर इतना टाइम लग जाता सोचने करने में कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें हो नहीं पाते। तो आप इस बात की गलती मत करिएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से वो ध्यान में रखिएगा। तो देखो यहाँ जैसे कि टॉपिक देख सकते हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन है जिसमें हम लाइट के बारे में सब स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेस, और फिर बाद में रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले आया करता था ह्यूमन आई, मगर अब वो नहीं है, ह्यूमन आई इसमें से एलिमिनेट कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आपको याद होगा, तो हम लोग ने रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़े थे। तो लेट्स फोकस ऑन इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जैसे कि आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के बाद ये पहला चैप्टर आता है लाइट से रिलेटेड। ये ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर होता है, इसी वजह से इसमें जो है ऑप्टिक्स के डेफिनेशंस भी आ जाते हैं। हम लोग थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो पहले आ जाना चाहिए था अब आपको लग रहा है कि अरे ये ऐसे कैसे। जस्ट अ मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे व्हाट इज लाइट। अब जैसे ये जो चैप्टर है लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फॉलो करता है, लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को। तो इसी वजह से मैं कहूँगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ electromagnetic radiation which causes sensation of vision
टू आवर आइज। तो ये जो है डेफिनेशन है आपकी लाइट की। दिस इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड 10th, है ना। स्टैंडर्ड 10th की जो स्टेट बोर्ड की आपकी बुक है, पेज नंबर 62 नीचे के साइड में आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है तो वहाँ की डेफिनेशन है ये, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वजह से सेंसेशन ऑफ विजन होता है। अगर हम लोग यहाँ लाइट बंद कर दिए, फॉर एग्जाम्पल सारे सोर्सेज बंद कर देते लाइट के, तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? क्या नहीं। कुछ भी बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट भी, मेरे से बड़ा ऑब्जेक्ट आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई लाइट इज वेरी कंपल्सरी फॉर द सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो कंसेप्ट है बेस्ड है ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, तो ये लाइट को क्या मान के चलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान के चलने वाला है। अब ऐसा है कि लाइट को जैसे क्लासीफाई किया जाता है मोनोक्रोमेटिक और नॉन मोनोक्रोमेटिक। ये सिर्फ ओरली बता देता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट जो होता है वो लाइट होता है जिसके अंदर लाइट जो है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल करती है। नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट में जो है फ्रीक्वेंसी बदलते रहती है, चेंज होती रहती है नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर, ओके। तो ये बात ध्यान में रखना। अब जैसे कि हम लोग ने कहा कि लाइट के जरिए ही हम किसी चीज़ को देख पाते, तो कैसे देख पाते हैं, ये हो कैसे पाता है? अब जैसे कि होता ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, किसी शख्स को देख रहा हूँ, तो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये लाइट के सोर्स है हमारे पास, तो आप सब पर अभी फिलहाल लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, आपके हर एक हिस्से पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर उसके बाद वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में एंटर हो रही है ना, या फिर मेरे से लाइट इंसिडेंट होकर आप ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आंखों में एंटर हो रही है। फिर जो आंखों में आपका लेंस है वो क्या करता है? वो लाइट को कैप्चर करके आपके एक सेंसर बोलेंगे जिसको अंदर रेटिना बोलते हैं, हमारा सेंसर, उसको अपनी टेक्नोलॉजी की भाषा में उसको सेंसर बोलेंगे। तो वो सेंसर पे या आपके रेटिना पे वो फोकस करता है, वो फिर उसकी एक इमेज बनती है जो दिमाग प्रोसेस करके बताता है ना, कि भैया ये सिचुएशन है, ऐसा सा है, लिखा बोर्ड पे ये लिखा हुआ है करके। तो ऐसा है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कैसे होता है आपको समझ में आया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट पड़ती है और फिर वहाँ से लाइट, है ना, रिफ्लेक्ट होकर जाती है आगे और आपके पास आंखों में एंटर होती है। अब ये जो इमेज होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस होते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल इमेज, और वैसा ही होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बोले ये कैसी सिचुएशन आती है? तो देखो बहुत आसान सी सिचुएशन है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है ना, और मान लो मैं क्या देखता हूं कि ये रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, कहीं से दूर एक कोई ऑब्जेक्ट है उस पर टकराई होंगी रेज ऑफ लाइट, या वो खुद लाइट का सोर्स हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है, और यहां से आके फिर वो यहां पर जमा हो रही है ना। तो वो क्या करता है, उस बड़े से ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा इमेज यहां पर बना देता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, लाइट का यहां पर आके इंटरसेक्शन हुआ, लाइट यहां पर हुआ। अगर आप यहां स्क्रीन रखोगे, अगर आप यहां पर स्क्रीन रखोगे तो आपको इसकी एक शार्प इमेज नजर आएगी। तो इस तरह से बनने वाली इमेज को हम लोग कहते हैं बेटा रियल इमेज। इस तरह से बनने वाली इमेज को क्या कहा जाता है? रियल इमेज। ये बात समझ में है आपको ना? इस तरह से बनने वाली इमेज को बनते हैं रियल इमेज। अब कभी कभार सिचुएशन कैसी होती है आप खुद देखिए यहां पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, लेंस के काफी ज्यादा करीब है। एक लेंस के कुछ रूल्स होते हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन होकर जाएगी, बाद में से ये ऐसी जाने वाली थी, ऐसी जाने वाली थी। अब हम देखते हैं कि यहां जो रेज है ये तो डाइवर्ज हो रही है, तो अगर मैं इसके सामने स्क्रीन रखूंगा तो भैया मुझे यहां कहीं इमेज नजर नहीं आने वाली। हाँ, मगर यहां से अगर आप देखेंगे इसको, ऐसा आंखों से यूं करके देखूंगा अगर मैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे ऐसा लगेगा कि वो यहां है, यानी मुझे इसकी इमेज यहां नजर आएगी, यह इमेज मुझे यहां नजर आएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो वहां पर रेज ऑफ लाइट के आपस में इंटरसेक्ट हुए क्या? हाँ, इंटरसेक्ट हुए कि यहां पर रेज ऑफ लाइट नहीं। देखने में ऐसा लगता है कि वो वहां से आ रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि वो वहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां है, इसकी इमेज यहां बनी। तो देखो ऐसा देखने में लगता है, तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। हम लोग ऐसी इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट बेटा आपका, वर्चुअल इमेज। अगर एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट का कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है तो इस इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज। अगर रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही
कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो आपको डाइवर्ज हो रही, तो उसको बैक ट्रेस करो। तो जहां पर से लाइट डाइवर्ज हो रही है उसके सामने खड़े रहकर देखेंगे तुमको, तो एक वहां पर आपको इमेज का नजर आएगा, तो हम कहेंगे जहां से आपकी इमेज ऐसा डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है, तो मैं ये कहूंगा क्या रहेगा आपका वर्चुअल इमेज। चलो ठीक है, मान लिया ये हमारा वर्चुअल इमेज है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है। चलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता है हम आपको इमेजिन करके बताते हैं। चलो ठीक है, मैंने एहतेशाम के सामने वो एग्जाम्पल लिया था, आज तेरे सामने एग्जाम्पल हो, तुम दोनों को रिलेट करके लिया था मैंने, है ना। उस टाइम पे तुम दोनों को एग्जाम्पल दिया था, इस बार भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हमदान और उसका बड़ा भाई एहतेशाम, ये दोनों भाई, बहुत खुलूस और मोहब्बत, है ना, जैसे हर भाइयों में होती है ना, लड़ने झगड़ना, ये करना, वो सब जो कॉमनली होता है वैसा। अब इमेजिन करो, है ना, कि मैं फॉर एग्जाम्पल यूएस में सेटल्ड हूं, मल्टी मिलियनर कंपनीज है मेरी, है ना, इंशाअल्लाह ताला। अब हुआ ये कि चलो मैं विजिट करने के लिए आया, चलो ठीक है, मैं बोलूँगा ओके, मैं मतलब चलो ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही ब्रांड न्यू आईफोन था, है ना, मेरे पास एक ही था। मैं बोला कि किसको गिफ्ट करूँ, मेरे पास एक ही है, मतलब एहतेशाम बड़ा है, उसको गिफ्ट कर देता, है ना, आईफोन 16 प्रो मैक्स जो भी होगा लेटेस्ट ऐसा। मैंने एहतेशाम को बोला कि ये ले एहतेशाम, तेरे लिए ये फ़ोन है ना। अब एहतेशाम ने फ़ोन रखा, मगर वो बाद में ऐसा है कि वो बोलता है, एहतेशाम बोलता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, वो हमदान को ट्रांसफ़र कर देता है, नहीं तू रख ले, एक काम कर ले, है कि नहीं। वो बोलेगा हमदान कि अब भैया हमदान, ऐसा होगा नहीं है ना, बोला हो जाता क्या, अरे वाह माशाल्लाह। तो अब उसने हमदान को दे दिया, यहाँ पर इमेजिन कर लो, ओके। अब ऐसा है कि हमदान जो है वो किसको शुक्रगुजार रहेगा, उसके बड़े भाई को, है ना, थैंक यू भैया आपने नहीं लिए, वो मुझे दे दिए। हमदान के लिए वो सोर्स क्या होगा, उसका बड़ा भाई, जबकि एक्चुअल सोर्स वो कहाँ से आया, उसे मुझे थैंक करना चाहिए। अगर मैं उसको गिफ्ट, बड़े भाई को गिफ्ट नहीं करता, वहाँ तक नहीं पहुँचता। मगर वो बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो एहतेशाम, आपने तो मेरे लिए लाए नहीं थे, है ना, आपने तो उसके लिए लाए थे, तो मैं तो उसको थैंक करूँगा। तो भैया ये उसको क्या मान के चलेगा, सोर्स, तो वो उसके लिए वर्चुअल सोर्स रहेगा। रियलिटी में तो सोर्स मैं हूं, मगर ये उसका क्या रहेगा, वर्चुअल सोर्स रहेगा। तो वैसे ही सिचुएशन होता है कि जहां जाना वाला होता है, वो गिफ्ट जाने वाला था उसके भाई के पास, मगर किसी कारण से उसके पास चला गया, तो वो उसको ऑब्जेक्ट मान के, सोर्स मान के चल रहा। वैसे ही क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि एक लेंस है ना, और यहां से अगर ये लेंस है तो ये जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, ये इमेज बनेगी इधर, मान लो इमेज बनेगी I1, ठीक है। अब ऐसा है कि जब मैंने ये लेंस बीच में लगाया तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, इधर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, सॉरी इधर I2 नाम दूंगा मैं। अगर ये लेंस ना होता तो इमेज कहां बनती, I1 पे, है ना, मगर ये लेंस होने की वजह से इमेज कहां बनी, I2 पे बनी, है ना। तो ये जो I2 है ना, जब मैं इसका इमेज का डिस्टेंस ये सब कैलकुलेट करूंगा, मैं देखूंगा अच्छा ये I2 इमेज है, और आप पूछेंगे इस I2 इमेज के लिए, आपका I2 इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलेंगे ये है, नहीं वो, और I2 किसको ऑब्जेक्ट मान के चलेगा, I1 को। वो बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बोलेगा ऐसे कैसे, अरे ये लाइट तो यहां से आ रही थी, इसके लिए यहां से लाइट आई थी इसके लिए, वो अलग बात है कि इसने नहीं लिया और कंडीशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से यहां के बजाय यहां पर आ गई। समझा गया खेल ये, तो यहां से हट के वो यहां पर आ गई, तो ये बोलेगा नहीं ये मेरा सोर्स है। नहीं समझा, वेरी गुड। अच्छा जैसे कि अभी एग्जांपल लिया मैंने कि भैया की, है ना, ये सोर्स है, एक मान के चलो ए नाम का कोई सोर्स है, अब वो लाइट को भूल जाओ, है ना, ये बी और सी नाम के दो ब्रदर्स है, ठीक है। ये मैंने किसको दिया, बी को। ये ट्रांसफर मैंने किसके लिए किया था, है ना, मगर बी ने ना लेकर सी को दे दिया उसने, तो सी किसको मान के चलेगा अपना सोर्स, बी को। हालांकि लाइट कहां से आई थी, ए से, मगर ये तो बोलेगा नहीं नहीं ये किसी कंडीशन की वजह से यहां से यहां आ गया मेरे पास, तो ये क्या बोलेगा कि नहीं मेरा सोर्स तो यही है। तो भैया देखो ये यहां से लाइट आई थी, ये लेंस के वजह से, है ना, लाइट कहां जाने वाली थी,
जैसा ये यहां से जो लाइट जो आया था यहां पर आने वाला था, वैसे O से कहां जाने वाला था, I1 पे। ये लेंस अगर ना होता, ये दूसरा वाला लेंस ना होता, मान लो ये है ही नहीं यहां पर, तो वैसे तो लाइट कहां बनने वाली थी, नेचुरली लाइट कहां जाने वाली थी, I1। एक लेंस तो कम से कम एक लेंस तो चाहिए रहता है आपको, तो एक लाइट आपका कहां जाने वाला था, I1 पे जाने वाला था, है ना। तो मतलब ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, इमेज यहां बनने वाला था, मगर तुमने क्या करे, बीच में एक लेंस डाले, ये कंडीशन आ गई ना, तो इसकी वजह से लाइट ने अपना रास्ता बदल दी, लाइट ने अपना रास्ता बदल दी और यहां पर आ गई, है ना। अब वो बोलेगा कि ये भी इंतजार में था उस लाइट के, बोले मुझे लाइट चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, रोशनी मतलब लाइट, है ना। नहीं तो कोई रोशनी बोलेंगे तो अब बोलेंगे भाई मुझे लाइट चाहिए, है ना। अब जान दो, बस ज्यादा हंसो मत। तो भैया यहां पर बोले मेरे को लाइट, मेरे को भी लाइट चाहिए था, मेरे को दिए नहीं थे तुमने तो I1 को दे दिए थे, तो मैं बोला नेचुरली वहां से तो वहीं जाने वाला था, वो तो ये बीच में कुछ आ गया, उसकी वजह से ये आ गया ना। तो भाई वो I2 क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है ना, बना तो उसके लिए था, इसके पास से वो मेरे लिए आ गया, मेरे पास आ गया, तो I2 तो किसको मान के चलेगा, इसको बोलेगा भाई मैं तेरा थैंक यू, तूने लिया नहीं, मेरे को दे दिया, है कि नहीं। तो इस हिसाब से I2 क्या बोलेगा, ये मेरा सोर्स है या मेरा ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका कैसा रियल ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको पहले से मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार कई जगह पे आएगा। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास बहुत बार आने वाला है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ओके, लाइट से रिलेटेड। अब हमको जो आगे बढ़ना है, हम लोग जाएंगे अब टाइटल के साथ, हमारा जो आएगा आपका प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। चलो नालायको, तो रिफ्लेक्शन, क्या टाइटल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन सरफेस, लाइट का रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस पे, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा है कि हम लोग यहां पर देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हम लोग देखेंगे भाई हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जब भी हम इस तरह से हम लोग हेयर्स बनाते हैं इसको, तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। हेयर से याद आया, बुल्ढाना में एक बीमारी चल रही जिसमें हेयर चले जा रहे हैं, अब पारस में भी है, आ गया नजदीक है, बालापुर तो आई नहीं अभी। कोई प्रिकॉशन नहीं, और लेडीज में ज्यादा आ रहा हूं, है ना। बोले सर पे दुपट्टा नहीं रखता जो बोले। चलिए इधर जल्दी, बाद में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही बेसिक सी बात जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला क्या स्टेटमेंट कहता है इसका, इसका पहला स्टेटमेंट ये कहता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection। दूसरा, इंसिडेंट रे and reflected ray always lie on the opposite sides of normal। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा हमेशा नॉर्मल के ऑपोजिट साइड ही आते हैं। तीसरा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie
मतलब सब झूठ बोलते हैं? नहीं रे बाबा। इन सेम प्लेन, सबके सब सेम प्लेन में आते हैं। अमजद, इंक, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये 3 लॉज है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, जहां तक मुझे लगता है कि ये आपने ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है, एकदम सिंपल बात है कि जब भी कोई प्लेन सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कोई भी प्लेन सरफेस हो, ऐसा प्लेन सरफेस जरूरी नहीं है कि मतलब स्फेरिकल सरफेस भी हो अगर, तो ये तो लॉ फॉलो होता ही है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड से होंगे, है ना। इधर आया तो नॉर्मल की साइड ही जाएगा वो। अगर तुमने लाइट को ऐसे जल्दी से इधर कर देंगे, बोले मैं जल्दी से कर देता इसके आने से पहले, नहीं रे बाबा, तुम जितना जल्दी ये करोगे जितना जल्दी ये भी इधर आ जाएगा, है ना। तीनों के तीनों सेम प्लेन में आते हैं। प्लेन बोले तो कौन सा, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड प्लेन, है ना। ये तीनों के तीनों ये सेम प्लेन में आपके आते हैं। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा डेविएशन ऑफ इंसिडेंट, डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो चलिए ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, फ्रॉम अ सिंगल मिरर, एक सिंगल मिरर से। सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और अगर ये प्लेन मिरर है तो रेज ऑफ लाइट जो है, मान लो ये नॉर्मल ले लेता हूं मैं पहले तो इस तरह से, तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आती है और जैसे कि उसका रूल है रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम देखेंगे कि देखो असल में तो ये रे ऑफ लाइट जाने वाली थी ऐसा, ये रे ऑफ लाइट जाने वाली थी ऐसा। अगर ये मिरर ना होता, अगर मिरर रास्ते में ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा ऐसा चले जाती थी, मगर ये मिरर के वजह से वो उधर से रास्ता बदल दी। तो मैं जो देखता हूं कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था वहां से निकालूंगा और बोलूंगा देखो ये जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा चलो मान लिया, तो ओके देखो यहां पर मैं ये कह सकता हूं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो I प्लस आर प्लस सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और ठीक है मान लिया। और बाय ज्योमेट्री ऑफ द गिवन फिगर मैं यहां लिख सकता हूं I प्लस आर प्लस डेल, ये कितना होता है बेटा 180 डिग्री, है ना। ये देखो पूरी सीधी स्ट्रेट लाइन है ना ये, I प्लस आर प्लस मगर I इक्वल्स टू आर है, तो मैं यहां लिख सकता हूं I प्लस डेल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसके कारणवश मैं यहां लिख सकता हूं डेल इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I। क्या साड़ी पहने रही, ठीक है। तो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I, ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन इधर का हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अमजद है क्या बैठा हुआ, ठीक है। अब ये देखो
एक सिंगल मिरर के लिए देखिए आपने ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। अब देखते हैं अपन, देखो मैं जितना हो सके डेरिवेशंस लूंगा, कहीं कहीं अगर डेरिवेशंस काफी लंबे हैं अगर, तो मैं वो अवॉइड करूंगा, क्योंकि बोर्ड का नहीं है ये, अपना नीट पिच है सिर्फ, तो जहां जहां छोटे छोटे डेरिवेशन है वो ले लूंगा मैं। बड़े बड़े डेरिवेशंस आएंगे जैसे लेंस फार्मूला प्रूफ करो, ये फार्मूला प्रूफ करो, ये प्रूफ की तो जरूरत भी नहीं अपने को, बोर्ड में थोड़ी है अपने को। कॉटन का होना यार, I'm सॉ भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए सेकेंड है फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर्स। बोले ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, लेट दिस मिरर बी M1 एंड दिस मिरर बी M2। गया गया गया, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये है नॉर्मल। ओके, बात ऐसी है कि लाइट इस तरह से आई थी और फिर यहाँ, मुझे एक मिनट रुकना, ये डायग्राम मुझे पहले बनाने देना, फिर आपने बना लेना, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एरर्स होने के चांसेस है। थोड़ा सा एरर हुआ है और फिर टकरा के वो कुछ ऐसा चले गई। देखो ये इंसिडेंट रे ऐसी जा रही थी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी चली गई आपकी, तो ये कुछ आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये यहाँ से यहाँ तक के जो होता है ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया कि लाइट अपने रास्ते से किस हद तक के भटक गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो कैसे निकालेंगे, आसान है, कुछ खास नहीं है। चलो ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये भी एंगल बीटा है। बोले सर ये अल्फा अल्फा कैसे हो गए, बीटा बीटा कैसे हो गए? अगेन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, नहीं जल्दी करो। अब यहां पर कितने प्लेन सरफेस है? 2, मतलब इसका रिफ्लेक्शन कितने बार हुआ? 2 बार। तो मैं यहां लिख सकता हूं नेट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट मिरर टू द एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो अब ऐसा है कि अगर मैं सेपरेटली देखूं, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट मिरर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जैसे मैं बोलूंगा यहां देखो क्या था, 180 माइनस ट्वाइस। एक सिंगल मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, 180 माइनस ट्वाइस है। तो वो वाले सिंगल मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो आएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। और एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेकेंड मिरर क्या हो जाएगा फिर, 180 माइनस 2 बीटा, क्योंकि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीटा है। दैट्स वाई उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। ऑल्सो अगर मैं कहूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे, ये नीचे वाला एंगल, ये तुमको लगता नहीं ये 90 माइनस अल्फा है? हाँ, और ये वाला एंगल कितना है बेटा, 90 माइनस बीटा। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस बीटा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना सरफेस पे, उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो अब जैसा हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ओके, गॉट दैट। फिर आगे क्या, अब देखो ये 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं देखो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस साइन अगर मैं बाहर निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर ये 180 और ये 180 क्या हो जाएगा कैंसल, इसको उधर लेके जाओ, देयरफॉर मैं यहां लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ठीक है, चलो ये माना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फ्रॉम 1 मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, डेल इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूलों को ऐड कर रहा हूं, एडिशन है तो चुपचाप ऐड हो जाएगा। ये 180 क्या हो जाएगा 360 माइनस 2 टाइम्स, अब इसमें से देखो माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 अल्फा यानी कि माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस 2 कॉमन निकालोगे आप, उसमें से अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई समझा कि नहीं समझ बोलेंगे आप, बोले क्या मैथमेटिक्स है ना, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 2 बीटा, तो वो हो जाएगा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर माइनस 2 कॉमन निकालो अल्फा प्लस बीटा, मगर अल्फा प्लस बीटा कितना है थीटा, तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन को मैं यहां लिख सकता हूं 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा। ये है एंगल ऑफ डेविएशन इन द टू प्लेन मिरर। मतलब एक बात समझ में आ रही है, एंगल ऑफ डेविएशन इन द टू प्लेन मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो सिर्फ एंगल ऑफ द मिरर पर डिपेंड करता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये यहां पर हम लोग ने देखे एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे का निकालने का। चलो अब लिख लो, कॉपी कर लो अच्छे से। तो अभी हमको देखना है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे पे रोटेशन का असर क्या होता है, ये कंसेप्ट को हमको अच्छे से डिटेल में देखना है। इसमें 2 केसेस आते हैं। केस 1 बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो भाई यहां पर मान लो कि इंसिडेंट रे, ये मैंने एंगल थीटा से उसको मूव किया, ये है मिरर, और मिरर पे आया है ये आपका नॉर्मल डैश, ये मिरर है, ये नॉर्मल आया इसका। ये जो ब्लू कलर की पेन आपको नजर आ रही है, पहले इंसिडेंट रे का पहला डायरेक्शन था और ये पहले रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन था। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल्स टू R, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं कहूँगा मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एंगल इंसिडेंट रे को आपका क्या किया, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट किया यहाँ पे। तो जब मैं इंसिडेंट रे को डिफ्लेक्ट करता हूँ थीटा एंगल से, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी डेविएट हो जाता है थीटा एंगल से, है ना, और इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया था तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहां लिख सकता हूं इफ द इंसिडेंट रे is rotated by angle theta, then the reflected ray angle theta keeping position of mirror, keeping position of mirror fixed, then reflected ray also gets deviated by angle theta, but in opposite direction, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहां पे वो कैसे हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये एंगल ऑफ डेविएशन x था और ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, y था। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत अब अगर नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बोलूंगा कितना है I डैश, और नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है R डैश, तो क्या तुमको नहीं लगता I डैश इज इक्वल्स टू I माइनस एक्स, और R डैश क्या हो जाएगा आपका R माइनस वाई। मगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत I और R तो कैसे होते हैं, सेम होते हैं।
तो ये आई और आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा क्या फिर, x इज टू वाई, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा। तो देखो x और y कैसे आ गए, सेम आ गए। आइए बात समझ में। नाउ फॉर द, अब आएगा केस सेकंड। केस सेकंड में देखो आप क्या देखने वाले हैं यहां पे। सबसे पहले यहां पर एक प्लेन मिरर की एक पोजीशन आएगी। इस बार आप क्या करे थे, पिछली बार मिरर को फिक्स रख के आपने क्या किए थे, इंसिडेंट रे को रोटेट किए थे, है ना। अब देखो यहां क्या होगा, इस बार आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो ये मिरर M1, और ये है हमारा मिरर M2, या फिर मिरर की दूसरी पोजीशन बोल सकता हूं मैं। ये है मिरर की मेरी दूसरी पोजीशन M2। देखो ये पहला नॉर्मल है मिरर, जस्ट डायग्राम बनाए तक पॉज कर लेते हैं। चलो आप चीज़ को फॉलो करो, मुझे उसके बाद में आ जाएगा आपको। पहले रफ में बना के देता हूं मैं आपको, उसको फॉलो करो। देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर प्लेन मिरर है M1, यहाँ पर प्लेन मिरर M1 बनाया मैंने, इस पर ये नॉर्मल बना लिया मैंने, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर एक इंसिडेंट रे लिया यहाँ पे, और उससे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जनरेट हुई। ओके, जो ये देख सकते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसा समझो कि ये मिरर यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा इमेजिन करो ये मिरर M2 है ही नहीं। आप फोकस सिर्फ इस मिरर पे करो पहले M1, और फिर इसके ऊपर ये बनाया गया नॉर्मल। और देखो ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आप देखने को मिला होगा आपको इस तरह से। देखो ये इंसिडेंट रे और ये ब्लू कलर की जो रे ऑफ लाइट है, इसका मतलब है ये पुरानी वाली पोजीशन है। आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने ब्लू और रेड दोनों बनाया, इसको मैं रिट्रेस किया, मैंने जहां पर ब्लू है वहीं पे रेड भी बनाया मैंने, ये बताने के लिए कि दोनों कंडीशन में इंसिडेंट रे का पाथ वो चेंज नहीं होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन में रे ऑफ लाइट यहीं से ट्रेवल कर रही थी इंसिडेंट रे, सेकंड कंडीशन में भी रे ऑफ लाइट यहीं से ट्रेवल कर रही है। फिर क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ। अभी सेकंड कंडीशन को हमको ध्यान देना ही नहीं है, अभी फिर फर्स्ट कंडीशन पे ध्यान दो। तो ये इंसिडेंट रे आई यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आई यहां से, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। फिर आपने क्या देखा बेटा, आपने यहां पर मिरर को ऐसा बेंड किया, तो फिर आपने यहां मिरर को ऐसा रोटेट किया, नॉट बेंड, रोटेट किया आपने मिरर को। कितने एंगल से रोटेट किया आपने, थीटा एंगल से। आप देख सकते हैं यहां पर मिरर यहां से रोटेट हुआ, कितने एंगल से रोटेट हुआ, यहां पर थीटा एंगल से, जिसके वजह से ये जो नॉर्मल है वो भी रोटेट हो जाएगा। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो देखो ये यहां से ऐसा रोटेट हो गया थीटा एंगल से। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि देखो ये एंगल जो आ रहा है आपका ये थीटा है। अब हम क्या देखते हैं कि हमने मिरर को रोटेट किया है इंसिडेंट रे की पोजीशन को फिक्स रखकर। हमने क्या किया है, मिरर को रोटेट किया है इंसिडेंट रे की पोजीशन को फिक्स करके रखकर। ये इंसिडेंट रे जहां है वहीं है, बस आपने ऐसा रोटेट किए। तो अब सेकंड कंडीशन में देखो इंसिडेंट रे की पोजीशन वही है, बस जब आपने मिरर को रोटेट किए तो देखो अब ये जो रे रिफ्लेक्टेड रे यहां हुआ करती थी वो रिफ्लेक्टेड रे सरक के यहां आ गई, है ना। ये देखो रिफ्लेक्टेड रे यहां आ गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल इन द फर्स्ट कंडीशन, ये है नॉर्मल इन द सेकंड कंडीशन। तुमको नहीं लगता जितने एंगल से तुम मिरर को रोटेट कर रहे हो नॉर्मल भी उतनी एंगल से बेंड हुआ होगा। तो ये थीटा एंगल से रोटेट किए तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से बेंड हुआ होगा, हाँ या ना। अब करना यह है कि अब जब आपने बेंड कर दिए तो मैंने क्या किया, भैया वही रखा, आप भी वही रखिए। अब अगली दूसरी अगर आपको रे ऑफ लाइट बनाना है तो देखो आपने जो नया नॉर्मल बनाए थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के उसकी ये एंगल और अगला आने वाला एंगल इक्वल हो, ऐसा एक रे ऑफ लाइट बना लो। अच्छा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए।
अंदाजा लगा के अपने हिसाब से बना लो। बात समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे आप, है ना? आपने क्या देखे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये नॉर्मल था, ओके, टेंशन मत ले, इधर ध्यान दे, रो मत। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आई, है ना? पहले ये बनाए कि इतना, सबने इतना बनाया क्या? पहले इतना बनाओ, चलो सब लोग फटाफट फास्ट, पहले इतना बनाओ। आप एक प्लेन मिरर लो, नॉर्मल बनाओ, एक साथ बनाने जाओगे कचरा करोगे, स्टेप बाय स्टेप बनाओ ना, समझो सिचुएशन क्या हो रही है। आपने प्लेन फटाफट बनाओ, प्लेन मिरर बनाए, नॉर्मल बनाए, इंसिडेंट रे बनाए, रिफ्लेक्टेड रे बनाए, ये पहला पार्ट हो गया, हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, देखो अच्छे से, है ना? अब देखो, अब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं मिरर को, तो अब मिरर ऐसा रोटेट हो गया, तो मिरर ऐसा रोटेट हुआ, नॉर्मल भी रोटेट हो गया बाय एन एंगल थीटा, ये दिख रहा ना? तो अब अगली सिचुएशन में क्या करो, आप ऐसी लाइन बनाओ, है ना, और इसको एंगल को थीटा नाम दो, और जो नॉर्मल बेंड हुआ उसको भी थीटा नाम दो, ठीक है? ये हो गया। अब अगली सिचुएशन के लिए तुमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। अगली सिचुएशन के लिए तुमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। जब आप अगली सिचुएशन पे फोकस कर रहे हो तो पहली सिचुएशन की जो चीजें हैं उसको इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? उसको अनदेखा करो देखकर भी। देखो इंसिडेंट रे जो है वो तो फिक्स है, वो जो पुराना रास्ता था इंसिडेंट रे का वही रहेगा। अब ये एंगल देखो, आप अंदाजा लगाओ, आपने जो पुराना इंसिडेंट रे बनाए थे उसका अंदाजा लगाओ, और उसके अंदाजे पे ये जो एंगल होना चाहिए उसी के अंदर, ऐसा नहीं कि ये लाइट ऐसी आ रही और ये एंगल ऐसे चिपक के जा रही, लाइट ऐसी मत बनाना कि इस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा देखो ये ऐसी आ रही थी, ये ऐसा एंगल था, तो इसका भी थोड़ा बहुत अंदाजे से ऐसा एंगल लो। वो ऑफकोर्स वो जो लाइट है दूसरी वाली नीचे आएंगी, थोड़ी सी करो, उतना हुआ, उतना आ गया क्या? बनाए। अब देखो सिचुएशन क्या, जब आपने ये बना लिए हैं तो अब ये सिचुएशन को समझो। यहां पे देखो ये पुरानी वाली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये पुराना वाला नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, हाँ या ना? ठीक है, मैं लिखूंगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे रहेंगे इससे, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया। अब देखो भैया, ये अब जहां पुरानी वाली रे आई थी वहीं पर नई वाली रे भी आई हुई है। देखो ये इंसिडेंट रे है, अब नई वाली, ये नया वाला नॉर्मल है, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नया वाला। चलो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई डैश करके बोल देता हूं, नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोल देता हूं मैं, आई डैश। और ये है नई वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये है नई वाली रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैं लिख सकता हूं इन न्यू पोजीशन अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन न्यू पोजीशन अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैं लिख सकता हूं आई डैश इज इक्वल्स टू आर डैश, यानी नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले बिल्कुल सही, मैं बोल सकता हूं। तो इसके तहत मैं ये लिख सकता हूं फिर, देयरफॉर आई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू आर डैश को क्या लिखेंगे, अच्छा ये अपने को ये एंगल, हाँ जस्ट अ मिनट, आई प्लस थीटा ये क्या है आपका,
नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश, अच्छा नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो है आर माइनस थीटा। नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? वैसे तो नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखने की जरूरत भी नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, डेल प्लस आर माइनस थीटा जो है आपका नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो तो नया वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो नया वाला नॉर्मल है, डेल प्लस नहीं, हाँ प्लस प्लस प्लस, और ये नई वाली इंसिडेंट रे है ना। तो देखो यहां से लेकर यहां तक के जो है ये मेरा नया वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो नया वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आप देखेंगे उसमें डेल को जोड़ो प्लस आर माइनस थीटा को जोड़ो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आर माइनस थीटा कहां से आया? देखो ये पुराना वाला नॉर्मल है, ये पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे है, उसमें से ये पूरा का पूरा यहां तक के क्या है? आर है, और अपने को ये एंगल चाहिए, उसमें से ये थीटा को माइनस कर दो तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? आर माइनस थीटा। तो मैं लिख सकता आर डैश इज इक्वल टू डेल प्लस आर माइनस थीटा। तो मैं लिखूंगा आर डैश इज इक्वल टू डेल प्लस आर माइनस थीटा। अब आई और आर कैसे है बेटा? सेम है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो माइनस थीटा इधर जाएगा, तो मैं डेल इज इक्वल टू लिख सकता हूं थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो आता है, अगर आप किसी मिरर को रोटेट करते हैं कीपिंग इंसिडेंट एंगल फिक्स्ड, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे डेविएट होता है बाय एंगल 2 थीटा। इफ द मिरर is rotated by an angle theta keeping incident ray fixed, then reflected ray gets deviated by angle 2 थीटा। ये वाले का कोई जरूरत नहीं था, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, तो इस तरह से है। ऐसा नहीं होता कि भाई देखो एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये ऐसी, इस एंगल को असल में ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है, और ये भी ग्लांसिंग एंगल इक्वल होता है ना। इधर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप बोल रहे हैं कि मिरर को घुमा रहे, तो बोले रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से डेविएट होगा, तो आप बोलेंगे भाई इधर का थीटा उधर का थीटा दोनों मिला के 2 थीटा। ये पार्ट था वो। ठीक है, चलो लिख लो ये। चलिए अब अगला टास्क आता है हमारा नंबर ऑफ इमेजेस formed between two inclined, इधर ध्यान दो, plane mirrors, number of images formed between two inclined plane mirrors। तो ये वाला जो पार्ट है इसको सिलेबस में ही आपको डायरेक्ट आया हुआ है फॉर्म क्वेश्चंस, मतलब फॉर्मूले डायरेक्ट आए हुए हैं आपको, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब डेरिवेशन वो सब नहीं लेना है। इसमें 2 केसेस आते हैं वंस अगेन। देखो मान लो ये 2 मिरर है, ध्यान दीजिए इधर, ये है मिरर M1 और ये है मिरर M2। इन दोनों के बीच में का एंगल थीटा है और यहां पर एक कहीं तो भी ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये जो मिरर्स है आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितने देगा, रिगार्डिंग दैट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर केसेस आते हैं, केस 1। सबसे पहले इफ 360 अपॉन थीटा इज एन इवन नंबर, मतलब जो भी आपको नंबर ऑफ
सॉरी, जो भी आपको एंगल बिटवीन द टू मिरर्स दिया हुआ होगा, और उसके अगर आपने एंगल ऑफ द मिरर, एंगल जो है मिरर का, उसको 360 से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि भैया कि उसका नंबर जो आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो आएगा वो रहेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या रहेगा? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये याद रखना, ये कब का है? जब इवन नंबर आता है। फिर केस 2, तो केस 2 में क्या है? इफ 360 अपॉन थीटा इज एन ऑड नंबर, अगर 360 अपॉन थीटा एक ऑड नंबर है, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज, अब यहां पर देखो भाई अच्छे से ध्यान दो, तो 360 अपॉन थीटा अगर एक ऑड नंबर आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या? तो अगर सपोज करो इसमें दो सब केसेस आते हैं, पहला सब केस ये कहता है तो 360 अपॉन थीटा, तो अगर मान लो 360 अपॉन थीटा, सॉरी, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, मतलब कैसा? ये मिरर है इस तरह से, है ना, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ऑब्जेक्ट यहां खड़ा हुआ है, और ये थीटा आपका जो है 360 अपॉन थीटा जो है वो एक ऑड नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो रहेगा वो रहेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। दूसरा, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एनी अदर पोजीशन, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, यानी कि एनी अदर पोजीशन मतलब एसिमेट्रिक पोजीशन पे है कोई, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एसिमेट्रिक पोजीशन पे है, मतलब अगर मैं सिचुएशन में बताऊं ऐसा कि देखो भैया ये आपका मिरर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां खड़ा हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे खड़ा हुआ नहीं है, किसी असिमेट्रिक पोजीशन पे है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगा फिर? 360 अपॉन थीटा। तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएंगे बेटा आपके? 360 अपॉन थीटा। ठीक है, असिमेट्रिकली अगर प्लेस किया गया हो तो। और इसमें एक और चीज याद रखना, केस थर्ड है मैं जो डाल रहा हूं, इफ 360 अपॉन थीटा कम्स इन फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट समथिंग, है ना, तो देन n इज इक्वल्स टू प्रीवियस नेचुरल नंबर ऑफ 360 अपॉन थीटा, प्रीवियस नेचुरल नंबर ऑफ 360 अपॉन थीटा। जैसे कि मान लो मैंने 360 अपॉन थीटा किया, 360 अपॉन थीटा किया और उसका आंसर आया 3.2, इसका आंसर क्या आया? 3.2, मतलब ये हुआ 3 फुल इमेजेस बनी हुई है और एक 20% इमेज बनी हुई है, तो मैं बोलूँगा कितने नंबर ऑफ इमेजेस, तो परसेंटेज वाली तो अपन तो फ्रैक्शन वाली चुनेंगे नहीं, अपन तो फुल इमेजेस को ही काउंट करेंगे, तो फिर वो 3 आएगा, प्रीवियस नेचुरल नंबर। 3.2 है तो 3, 6.7 है तो 6, है ना, इस तरह से जो अधूरी इमेज बनी है उसको काउंट किया नहीं जाएगा, जो प्रीवियस इमेज रहेगी, प्रीवियस नेचुरल नंबर रहेगा, उसको कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, 6 ही लेना पड़ेगा, मतलब 90% इमेज बनी हुई है 7वें नंबर की, वो पूरी नहीं बन पाई, तो उसको फिर आप इग्नोर करेंगे, जो इमेज कंप्लीट नहीं है, तो जो कंप्लीट इमेजेस से, हाँ बोलो क्या है, बोलो ना। If 360 upon theta is even number, then number of images formed is and 360 upon theta minus 1. तो ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। और फिर अपने को लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अब इसके बाद जल्दी लिखिए।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर हमको देखना है। सबसे पहले द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, erect, laterally inverted, laterally inverted, एक vertically inverted होता है, एक laterally inverted, equal in size to that of object, equal in size to that of object। आप इसको m इक्वल्स टू +1 कह सकते हैं। m मतलब होता है मैग्निफिकेशन, इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट +1, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है और वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेजेस नहीं होती। शुरुआत में बताया था रियल एंड वर्चुअल। लैटरली इन्वर्टेड, ये आपने नोटिस किया होगा, आप राइट वाला हैंड मूव कर रहे हैं, है ना, आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट वाला हैंड मूव कर रही है ना। मान लो आप मूव कर रहे हैं, वो इमेज हाथ ही नहीं मूव कर रही है ना, और स्माइल कर दे आपको देखकर, तो बस भाई तब तो और भी तो खैर आज जाके सब लोग घर पे ट्राई करेंगे रात के 12 बजे, है ना, कोई जब नहीं रहेगा तो मिरर के सामने खड़े रहकर ऐसा देख के, है ना, स्माइल करते देखो अपनी इमेज को, हाथ मूव करो, है ना। अगर कुछ अनाप शनाप नजर आए तो बताने के लिए बचेंगे तो ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड, वही आप राइट मूव कर रहे हैं तो वो लेफ्ट मूव करता है। साइज में इक्वल, और साइज में इक्वल होने की वजह से इसका मैग्निफिकेशन +1। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है तो इसीलिए 1 आएगा। प्लस इंडिकेट करता है कि वर्टिकली वो इरेक्ट इमेज है, अगर माइनस इमेज माइनस आ गया तो वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मिरर ऑन अ पैरेलल वॉल, द मिरर ऑन अ पैरेलल wall of clock shows time of analog clock as if, इसमें आएगा if wall clock shows x hours, then image in mirror shows 11 minus x hours. If wall clock shows x hours y minutes, then image in mirror shows 11 hours 60 minutes minus x hours y minutes, x r y मिनट्स। क्या चीज, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, सॉरी 11 नहीं, 11 आवर 60 मिनट, 12 माइनस एक्स। हाँ,
नेक्स्ट, इफ तीसरे नंबर का, इफ वॉल क्लॉक शोज x hours, y minutes and z seconds, then image in mirror shows 11 hours 59 minutes and 60 सेकेंड में से आपको माइनस करना पड़ेगा x hours, y minutes एंड z सेकेंड्स, है ना। कहने का मतलब देखो भाई, अगर मान लो घड़ी के अंदर 10 बज रहे होंगे और मान लो उसमें नंबर्स नहीं सिर्फ मार्क लिखे हुए, मार्क दिए हुए ऐसे, तो आपको मिरर में अगर उस घड़ी को आप देखेंगे तो वो कितने बताएगा आपको? 2। तो कैसे पता चलेगा? 12 में से आप क्या करेंगे, जो टाइम है एक्चुअली वो माइनस कर देंगे, है ना। अगर मान लो 3 बजे हैं घड़ी के अंदर तो वो कितना बताएगा? 12 में से 3 माइनस करो, मिरर कितना बताएगा? 9। अगर घड़ी में 5 बज रहे होंगे तो 12 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 7। घड़ी में आपको 7 बजे बताएगा। वहीं अगर सपोज करो घड़ी में बने हैं 2:40, घड़ी में बचे हैं कितना बजे हैं? 2:40 और आप उसको मिरर में देख रहे हैं, तो अब क्या करना है आपको? 11 घंटे 60 सेकंड में से माइनस करो 2:40 को, तो ये 20 हो जाएगा और 11 में से 2 गए 9, तो वो कितना बताएगा आपको? 9:20। कितना बताएगा? 9:20। आई बात समझ में? और अगर सपोज करो घड़ी में बज रहे हैं 3:11 3:11 लिख लो बाद में, पहले देख लो। 3:11 और तुम घड़ी में देखते हो तो क्या आएगा वो? तो तुम क्या करो अब 11 कहाँ गए? यहाँ 11:59 और 60, इसमें से इसको माइनस करो। अच्छा 60 में से 13 गया, कितना बचा? 47। ये कितना हो जाएगा? 48। और ये क्या हो जाएगा? 9 नहीं 8। तो 8:48 47 सेकंड बताएगा घड़ी में। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, अ मैन ऑफ हाइट small h requires a mirror of length h/2 at least to see his own complete इमेज। कुछ बातों को कल डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा सा सिर्फ शॉर्ट में फैक्ट्स बता के छोड़ देता हूं मैं। फिर उसके बाद टू सी कंप्लीट वॉल, कहां पे? शोज x hours, ठीक है। Behind himself a person requires a plain mirror of at least 1/3 the height of the wall, 1/3 of the height of the wall. First up, it should be noted that person is standing in middle ऑफ द रूम। जो आदमी है
रूम के वो बीचों बीच खड़ा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज कुछ ऑफ प्लेन मिरर है। और देखो कैसा है, एक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहा है, पर यार इतना टाइम नहीं है, मैं उसको कल कवर करके न्यूमेरिकल्स लेंगे अपन इसके का, है ना। ठीक है।